जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका अग्निवीर क्लासेस में। और जो ये जीके के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे आर्मी के प्रीवियस ईयर के, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक है, द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं हमें, स्प्लीन, लीवर, किडनी या हार्ट। तो इसका सही ऑप्शन स्प्लीन हो जाएगा, जो कि ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। ये मानव शरीर का ब्लड बैंक इसको कहते हैं, स्प्लीन को हम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए फ्रेंड्स, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे संसद में दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये दोनों हाउस होते हैं हमारे, राज्यसभा जिसको कि हम अपर हाउस भी कहते हैं, और लोकसभा जिसको कि हम लोअर हाउस भी कहते हैं। जो राज्यसभा होता है उसमें न्यूनतम आयु चाहिए होती है हमें 30 साल, और जो लोकसभा होता है उसमें न्यूनतम आयु हमें चाहिए होती है 25 साल। और इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं, जो राज्यसभा होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता। डिज़ोल्व माने राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। और लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है, हर 5 साल में दोबारा प्रधानमंत्री चूज़ किया जाता है, तो इसलिए लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती। राज्यसभा में जो मेंबर चूज़ किए जाते हैं वो 6 साल के लिए किए जाते हैं। और प्रतिवर्ष 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं, हर 2 वर्ष में, प्रतिवर्ष नहीं सॉरी, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और जबकि राज्यसभा में हर 5 साल में आपको या तो दोबारा चुनाव करके आना पड़ता है। तो ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें राज्यसभा का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 साल। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ आपको फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो आगे चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो इसमें पूछा है, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल एक यूनिट है जो कि ये चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक की, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। और जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं बाकी वो भी देख लेते हैं। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है यहाँ पर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो कि केल्विन होती है। और ह्यूमिडिटी से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ह्यूमिडिटी को मापने का यंत्र का नाम बताइए। तो ह्यूमिडिटी को जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। तो अभी मैं आपको एक चार्ट लगा देता हूँ जिसमें हमारी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिनकी आपको यूनिट अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो अभी मैं चार्ट लगा देता हूँ एक बार। ये हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी आपको यूनिट याद करके रखनी है। लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर, मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम या केजी लिख सकते हैं हम इसको, टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकंड, अमाउंट जिसकी यूनिट होती है मोल, टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है केल्विन अभी हमने देखा, और इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्फेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये सारे इसके सिंबल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म से कह सकते हैं, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। यहाँ पे मैं साइड में और भी विटामिन की कमी से जो जो रोग होते हैं लिख देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विटामिन ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है यहाँ पर लास्ट। तो ये किससे होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन बी 1 की कमी से हम देख लेते हैं क्या होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार में कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। और देखते हैं विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है। बी 2 की कमी से हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट करता है। ये स्किन हमारी गंदी हो जाती है इसकी वजह से, या फिर हम कहीं स्किन पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो कि ये बी 2 की वजह से पहले पहला गैरा नामक रोग हो जाता है, जो कि बी 2 विटामिन की कमी से होता है। और हम आगे देखते हैं और विटामिन है जिनकी कमी से होता है हमें। तो अब हम देखेंगे कि विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है। तो बी 12 की कमी से हमें अनीमिया नामक रोग होता है। आगे हम देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। तो सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है। आगे हम देखेंगे कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है खून को जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो खून बंद नहीं होगा, यानी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने देख लिया। इसमें जितने भी विटामिन मैंने लिखवाए हैं साइड से, ये आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, ये यहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें वही पूछा है कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। तो मेरा नहीं ख्याल ये आपको इस आएगा नहीं, तो स्कर्वी इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी।
विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन बी की कमी से क्या होता है ये भी, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है ये भी। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होके कहाँ से पास होती है, यानी कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जो हमारा एक इंडिया का मैप होता है जिसपे एक कर्क रेखा, जो कि आपने देखा होगा, यहाँ मैं एक बार रफली ड्रॉ कर देता हूँ इंडिया का मैप, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे हमारा राजस्थान, ये गुजरात और ये ऊपर का हिस्सा। तो जो कर्क रेखा होती है वो यहाँ से ऐसे निकलती हुई यहाँ तक जाती है। तो बेसिकली इसमें ये पूछा है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इस ऑप्शन से हम देखेंगे तो इसमें गुजरात और झारखंड, इन दोनों राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा निकलती है। आसाम और मिजोरम से होकर नहीं निकलती। तो आइए इसके बारे में हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनके ऑर्डर कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें नंबर पर झारखंड, छठवें नंबर पर वेस्ट बंगाल, सातवें नंबर पर त्रिपुरा और बचा हमारा आखिरी जो कि है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको सभी 8 राज्य नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी पर। ये मैंने 8 राज्य यहाँ पे लिखवा दिए हैं जिनसे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपको याद कर लेने हैं और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलना आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बना के ही चलने हैं आपको, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको बाद में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि खरीफ क्रॉप होती क्या है। खरीफ क्रॉप इंडिया में मेनली 4 टाइप के सीज़न आते हैं, जिसमें कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और एक जैद क्रॉप उगाई जाती है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो मानसून के टाइम उगाई जाती है, जो जून जुलाई के आसपास उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटी जाती है। खरीफ क्रॉप के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इन ऑप्शन में से खरीफ क्रॉप का आंसर हो जाएगा कॉटन, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। तो और आगे देखेंगे, आगे और क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ हमने खरीफ क्रॉप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कॉटन हो जाएगा। और भी बहुत खरीफ क्रॉप है। कुछ खरीफ क्रॉप के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एक तो चावल हो गया, राइस, ये भी खरीफ क्रॉप है आपके। ज्वार हो गए, बाजरा हो गया, और कॉटन तो आपने अभी ऊपर देख ही लिया है। मूंगफली हो गई, जिसको ग्राउंडनट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। ये आपको नोट कर लेने हैं, जरूरी नहीं ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको। और कॉटन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी से है। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेमर। फेमर जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा। ये आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पीछे मैंने करवा भी चुका है और चार्ट भी दे रखा है, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ज्योग्राफी से है। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यहाँ पर मैं आपको विथ डायग्राम समझा देता हूँ कि ये क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ हम अपना सन ले लेते हैं। तो ये हमारा सन हो गया, और ये सन के बाहर एक ऑर्बिट है जिसमें कि हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया यहाँ पर। अब इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि ये हमारा अर्थ है, मैं ई से लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होगी। यहाँ पे मैं दूर पास लिख देता हूँ। तो जब पृथ्वी अपनी सूर्य के सबसे पास होगी, वो तारीख होती है 3, या फिर कई कई जगह आपको 4 जनवरी देखने को मिलता है। और वहीं अगर दूर की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 या 3 जुलाई। तो अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे निकट होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पृथ्वी सबसे निकट सूर्य के 3 या 4 जनवरी को होती है। ऑप्शन में देखेंगे तो 3 जनवरी आंसर मिल जाएगा हमको। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो यहाँ पे 4 जुलाई आंसर दिया है, ये सबसे दूर होती है उस दिन, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि आप अब इसे भूलेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें से हमको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं कमेंट में। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद हमारा। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है हिंदू में। इसमें टोटल 1028 हाइमन होते हैं। अब आपको लग रहा हो कि हाइमन क्या होते हैं, तो हाइमन को हम श्लोक या भजन कहते हैं। तो ये सबसे पुराना वेद है। और वेदों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा बातें।
हमारे हिंदू धर्म में टोटल 4 वेद होते हैं। हिंदू धर्म में नहीं, टोटल 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे इतना ही लिख देता हूँ मैं, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हो गए हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद होता है, और जो सामवेद होता है वो सिंगिंग से रिलेटेड होता है, और जो यजुर्वेद होता है उसमें मेनली प्रेयर्स वगैरह आ जाती हैं, प्रार्थनाएं जो होती हैं, और जो अथर्ववेद होता है उसमें मैजिकली वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारे 4 वेद हो गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, सामवेद जिसमें सिंगिंग के बारे में उल्लेख है, यजुर्वेद जिसमें प्रार्थनाओं के बारे में उल्लेख है, और अथर्ववेद जिसमें मैजिकल पावर के बारे में उल्लेख है, जो जादुई चीज़ें होती हैं हमारे धर्म में उसके बारे में उल्लेख है। तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये आंसर मेरे ख्याल से सब लोग बता देंगे, इसका आंसर दिल्ली होगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो मैं इसके बारे में और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, जो कि फर्स्ट मुस्लिम शासक था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। पहला मुस्लिम शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, लेकिन ख़त्म फिरोज शाह ने करवाया। क्योंकि, और आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये कि क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पोलो जो घोड़े के ऊपर खेला जाता है, घोड़े के ऊपर बैठ के, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते दौरान मृत्यु हो गई थी। ये घोड़े के ऊपर से गिर पड़े थे और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलने के दौरान। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जारी रखवाया, और लास्ट में फिरोज शाह नामक शासक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, जो कि आखिरी मंजिल है, वो रखवाई। तो कुतुब मीनार का अगर क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया या बनवाना किसने शुरू किया, तो उसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहला मुस्लिम शासक था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा। तो इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन कि राबी क्रॉप कौन सी है यहाँ पर। तो राबी क्रॉप क्या होती है, जो कि विंटर क्रॉप भी कहते हैं हम इसको। अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के आसपास इसको बोया जाता है, और फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास इसको काटा जाता है। तो राबी क्रॉप के कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं यहाँ पर। राबी क्रॉप के एग्जाम्पल में आपके वीट आ जाते हैं, मस्टर्ड आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मस्टर्ड क्या होता है। मस्टर्ड, सरसों को हम मस्टर्ड कहते हैं। तो इस ऑप्शन में देखेंगे हम हमारा क्या, तो ऑप्शन में मस्टर्ड मिल रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो मस्टर्ड हमारा राबी क्रॉप का एग्जांपल है। कॉटन आप बताएंगे कि किसका एग्जांपल है, राइस किसका एग्जांपल है, और बाजरा किसका एग्जांपल है। मैं पीछे आपको बता के आया हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि किस क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, कौन सी फसल के उदाहरण है, आप मुझे बताइएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। तो अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोका चक्र इन द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या होता है। तो इसमें पूछा है पर्पल, ब्लैक, मैग्नेटा या फिर नेवी ब्लू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा नीला, नेवी ब्लू। और इसमें टोटल 24 स्पोक्स होती हैं। अशोक चक्र के अंदर टोटल 24 स्पोक्स होती हैं, जो कि ऐसे बनी रहती हैं 24 लाइनें। तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज हमारा जो था वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भी मैं समाज के बारे में बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, जो कि बहुत सारे पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना की। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इन्होंने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपर से उठाए गए हैं। ये शायद फतेहगढ़ सेंटर का पेपर था, आर्मी जीडी का। तो फ्रेंड्स इसी तरह सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अब मैं इसकी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, ये 15 क्वेश्चन करके। थैंक यू गाइस, बाद में मिलते हैं। जय हिंद।